हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे मंथली करंट अफेयर्स की सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 15 पर। ठीक है, और ये हमारा सितंबर मंथ का थर्ड पार्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। जो आपको रेड बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, उसको दबा दो, नहीं तो आपका कुछ नहीं जाने वाला उसको दबाने से। ठीक है, और चलो फिर भी जिसको मतलब लगता है कि हमारा चैनल आपको कुछ हेल्प कर पा रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है, आप हम क्या ही कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? देखो, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। सबसे पहले है द इंडियन आर्मी चीफ हैज़ एंजॉयड द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ नेपाल आर्मी बट नॉट वाइस वर्सा। देखो, बहुत साल से सिंस 1950s ये रिचुअल मतलब जो ये प्रोसेस है ये चली आ रही है कि इंडिया एंड नेपाल जो है एक दूसरे को अवार्ड देते हैं आर्मी चीफ्स को, ठीक है, ऑनररी रैंक ऑफ जनरल को इन रिकॉग्निशन ऑफ म्यूचुअल हार्मोनियस रिलेशन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इंडियन आर्मी चीफ को भी ये मतलब जो ऑनरी रैंक है ये इंजॉय होती है, और नेपाल के जनरल को भी इंजॉय होती है। ऐसा नहीं होता कि वाइस वर्सा नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है ही। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है ही, मतलब रॉन्ग की बता रही हूँ इसलिए मैंने ऐसे लगाया है। सेकेंड है, इंडिया ऑल्सो ऑपरेट डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड इन नेपाल फंक्शनिंग अंडर द इंडियन एम्बेसी ऑफ नेपाल। बोले कि इंडिया जो है डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड को ऑपरेट करता है नेपाल में, जो कि इंडियन एम्बेसी ऑफ नेपाल के अंडर फंक्शन करती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? नॉर्मल करेक्ट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये स्टेटमेंट क्या है? हमारी रॉन्ग है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमें पता नहीं क्या रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है ए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड है ना, याद रखना, ये जो भी पेंशन्स वगैरह होती हैं वहाँ पे डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन्स, जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स इंडिया को चलाने होते हैं वहाँ पे, रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, असिस्टिंग जो एक्स गुरखा जो सोल्जर्स हैं उनके लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए जो भी प्रोग्राम है वो डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड ही दिखता है। ठीक है, और इंडिया और नेपाल का कैसा रिलेशन है? इंडिया और नेपाल का कैसा रिलेशन है? रोटी बेटी का रिलेशन। कौन सा रिलेशन है इंडिया और नेपाल का? रोटी बेटी का रिलेशनशिप। ठीक है, याद रखना, रोटी बेटी का रिलेशनशिप है। क्वेश्चन नंबर 51 आंसर हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? हमें सही बतानी है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट सही है? सबसे पहले है कि इट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1986 ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन रिकमेंडेशन। सबसे पहले तो ये 1986 में बनी थी। 1986 में बनी थी नेशनल पुलिस कमीशंस के रिकमेंडेशन पे। सेकंड है, करंटली एनसीआरबी इज इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, और करंटली जो एनसीआरबी है वो इन सब चीज़ों को क्या कर रही है? मॉनिटर भी कर रही है, कोऑर्डिनेट भी कर रही है, इम्प्लीमेंट भी कर रही है सीसीटीएनएस के सिस्टम को। ठीक है, तो याद रखना ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, इन सबको ये मतलब मॉनिटर कर रही है। और फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि 1986 में बनी थी, किसके रिकमेंडेशन पे? नेशनल पुलिस कमीशन के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। और मेनली मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो मतलब रिकॉर्ड करती है। ये रिकॉर्ड क्या करती है? डेटा को रिकॉर्ड करती है। ठीक है, ये रिपोजिटरी है सारी इन्फॉर्मेशन की जो भी क्राइम या क्रिमिनल से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करती है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये एनसीआरबी? याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। ठीक है, किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। और वैसे इस सिस्टम को डेवलप किसने किया था? मेनली इस सिस्टम को डेवलप किसने किया था? देखो, ये मतलब सीसीटीएनएस की डिपोजिटरी, अभी मैंने बताया सीसीटीएनएस ये जो नीचे था। ठीक है, सीसीटीएनएस की ये रिपोजिटरी है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम ये बनाया किसने था? आईआईएफ ने, इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन फोरम ने ये बनाया था। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। उसके अलावा इसके बारे में हम और क्या बात कर सकते हैं? मेन चीज़ ये ध्यान रखने की, ये जो आईआईएफ है ये किसने डेवलप किया है? एनसीआरबी ने डेवलप किया है। ठीक है, ये जो थोड़ा सा शायद मैं गलत प्रोनाउंस कर गई, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जो ये एनसीआरबी है उसने क्या डेवलप किया है? ये आईआईएफ इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन फोरम। कब बनाया था ये? 1989 और 93 के बीच में इन्होंने बनाया। इसके अलावा इन्होंने अगर बात करें और किसको ये मतलब इम्प्लीमेंट करती है, एक है क्राइम क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम को भी ये कंट्रोल करती है, इम्प्लीमेंट करती है। क्राइम क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम को भी क्या करती है? इम्प्लीमेंट करती है। ये कब बना था? 1995 से लेकर 2004 के बीच में मतलब ये बना था। और इसको भी इम्प्लीमेंट करती है, और इसको तो इसने डेवलप किया ही है।
ठीक है। और CCTNS की ये रिपोजिटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, क्रिमिनल्स के इंफॉर्मेशन रखती है। साथ में ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की क्या है ये, इसको मैनेज भी करती है और इसके मतलब टेक्निकल और ऑपरेशनल फंक्शन को मैनेज करती है। कौन कौन से टेक्निकल और ऑपरेशनल जो फंक्शंस है उनको कौन मतलब वो करती है, मैनेज करती है, वो भी NCRB ही करती है, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ही करती है। इसके अलावा एक पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया हुआ, कौन सा, डिजिटल पुलिस पोर्टल, कौन सा, डिजिटल पुलिस पोर्टल, ठीक है। डिजिटल पुलिस पोर्टल किसका है, ठीक है, डिजिटल पुलिस पोर्टल किसका है, ये 2017 में इन्होंने लॉन्च किया डिजिटल पुलिस पोर्टल, ठीक है, 2017 में इन्होंने लॉन्च किया है, तो ये भी NCRB ने लॉन्च किया है। उसके अलावा इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। क्या कोई अब इतने ज़्यादा डेटा निकालती है, मतलब इतने ज़्यादा डेटा है इसके पास, तो क्या ये कोई रिपोर्ट्स भी निकालती है, यस, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये निकालती है, जैसे कि क्राइम्स इन इंडिया, ठीक है, क्राइम्स इन इंडिया, ये NCRB रिपोर्ट निकालती है, मतलब पब्लिकेशंस हैं इसके। फिर एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स, ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स, ये भी ये निकालती है, ठीक है। उसके अलावा प्रिजन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स वाली रिपोर्ट भी ये निकालती है। उसके बाद रिपोर्ट्स ऑन मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया, ठीक है, रिपोर्ट्स ऑन मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया, ठीक है, याद रखना ये इन इंडिया याद रख लो, ठीक है, कि रिपोर्टिंग ऑन मिसिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया ये रिपोर्ट निकालती है, प्रिजन स्टैटिस्टिक निकालती है, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड निकालती है, और क्राइम्स इन इंडिया, ये सारी जो पब्लिकेशन है ये मेजर पब्लिकेशन है NCRB की। डिजिटल पुलिस पोर्टल इसने लॉन्च किया 2017 में। और क्या है, ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को ये क्या करती है, मेनली मैनेज करती है, इसके टेक्निकल और ऑपरेटिंग सिस्टम को जो फंक्शन करवाती है। उसके अलावा जो मैंने बताया था कि क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम को ये इम्प्लीमेंट करती है। इन्होंने एक IIF को भी डेवलप किया हुआ है, इंटीग्रेटेड इन्वेस्टिगेशन फोरम, जो 1989 से 93 के बीच में इन्होंने डेवलप किया था। CCTNS की रिपोजिटरी है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और सारे डेटा को ये कलेक्ट करती है। तो ये होगी हमारी NCRB, और इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, C, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये 1986 में बनी है, ठीक है, याद रखना, राजीव गांधी जी के टाइम पे बनी है, ऐसा भी याद रख सकते हो, राजीव गांधी जी के टाइम पे बनी है, और नेशनल पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशन पे ये बनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 आ जाते हैं किस क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 हमें क्या बोलता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखो हमारी अभी उनके जो प्लेन क्रैश कर गया था, तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले है जो CDS है, इज़ ऑन पार विद CAG एंड CEC एंड CVC इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट एज। बिल्कुल इनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो सेम ही होती है, 65 ईयर्स। कितनी होती है, 65 ईयर्स होती है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कैग, CEC और CVC, इन सब की जो रिटायरमेंट एज होती है वो क्या होती है, सेम ही होती है, 65 ईयर्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। द आइडिया ऑफ CDS हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय बोथ कारगिल रिव्यू कमेटी एज वेल एज DB शेतकातकर कमेटी। याद रखना, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन दोनों कमेटीज ने बोला था कि जो CDS की पोस्ट है वो होनी चाहिए। कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी बोला था और DB शेतकातकर कमेटी ने भी बोला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहीं पे भी आ सकता है। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स जो है इज हेडेड बाय द CDS। बिल्कुल, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड करता है कौन, CDS की पोस्ट। हु इंश्योर्स द जॉइंटनेस इन ट्रेनिंग, जिससे कि क्या होती है, जॉइंटनेस इन ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ 3 सर्विसेज, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये तीसरी भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो सारी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, D, ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाता है, D। इसके अलावा जो हमारा CDS होता है वो और क्या होता है, प्रिंसिपल एडवाइजर होता है, किसको, डिफेंस मिनिस्टर को, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर को प्रिंसिपल एडवाइस वही करता है। उसके अलावा ये परमानेंट चेयरपर्सन होता है किसका, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, किसका, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का क्या होता है, ये परमानेंट चेयरमैन होते हैं। ये क्या होते हैं, परमानेंट चेयरमैन, ठीक है, परमानेंट चेयरमैन होते हैं ये। उसके अलावा बात करें, ये मिलिट्री एडवाइजर होते हैं किसको, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को, किसको, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को ये क्या होते हैं, याद रखना, ये क्या होते हैं, मिलिट्री एडवाइजर होते हैं। क्या होते हैं ये, मिलिट्री एडवाइजर, ठीक है, ये क्या होते हैं, मिलिट्री एडवाइजर होते हैं किसको, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को। और याद रखना
रिटायरमेंट के बाद, अपने ऑफिस को डिमिट करने के बाद ये किसी कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट होल्ड करने के एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कोई भी पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते किसी भी गवर्नमेंट के अंदर, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दोबारा मतलब एलिजिबल नहीं है किसी और गवर्नमेंट पोस्ट पे लगने के, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, कहीं नहीं लग सकते। न्यूक्लियर कमांड ऑथोरिटी के ये मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के क्या होते हैं, ये परमानेंट चेयरपर्सन होते हैं। और ये डीएम मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा था मैंने, हाँ, डिफेंस मिनिस्टर को क्या करते हैं, ये मेनली एडवाइस करते हैं, मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं उनके, मतलब प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइज़र होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा सीडीएस के बारे में सारी चीज़ें हो जाती हैं करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 53 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हमें बताना क्या चीज़ सही नहीं है। तो सबसे पहले बोला था इट हैज़ बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट विद मेजोरिटी ओनरशिप ऑफ आरबीआई टू मोप अप द बैड लोन्स फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर। देखो, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी बनाई है गवर्नमेंट ने, मतलब इसको बैड बैंक भी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसको आप, बैड बैंक भी बोल सकते हो। बैड बैंक क्यों, क्योंकि जितने भी बैंक से एनपी हैं वो सारे ये खरीद लेगी। लेकिन एक चीज़ है, गवर्नमेंट ने बनाई तो ये, लेकिन इसमें गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप नहीं रखी है, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंक्स को, मतलब बैंक्स के थ्रू इसको बनाया, बैंक्स के थ्रू बनाया, मतलब बैंक को नहीं मेनली इसमें बनाया है। आप ये चीज़ सोच सकते हो, मेनली ये अकेली नहीं बनी है, एक तो बनी है NARCL, ठीक है। एक तो ये बनी है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, और इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी है इसके साथ में, जिसको बोलते हैं IDRC, मतलब इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। मतलब इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये दोनों मिलके ही बनी है। सबसे पहले ये क्या करेगी, सबसे पहले ये तो जो भी वो है ना, वो मतलब बैंकों से एनपीए को लेगी, सबसे पहले एनपीए को ये बैंक से खरीदेगी, ठीक है। और ये क्या करेगी, ये उनको मार्केट में बेचेगी, मतलब मार्केट प्राइस लगाना और ये सब ये करेगी, ठीक है। IRDCL जो भी है ये वो करेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये जो है ये आरबीआई मैनेज करता है इसको, और इसको कौन मैनेज करता है, मेनली इसको सिडबी मेनली मैनेज करता है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने बता दिया ये एक टाइप का बैड बैंक है, प्रपोज किया गया है अभी, ठीक है। क्या किया गया, प्रपोज किया गया है 2021 और 2022 के बजट में। मेनली क्या है, 500 करोड़ या उससे ज़्यादा के जो बैड बैंक्स बने हुए हैं, मतलब बैड लोन्स है, 500 करोड़ या उससे ज़्यादा के जो बैड लोन्स है ये उनको खरीदेगी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। 500 करोड़ या उससे ज़्यादा के बैड लोन्स को ये खरीदेगी। मेन चीज़ इसमें बोला है कि इट हैज़ बीन सेटअप बाय गवर्नमेंट विद मेजोरिटी ओनरशिप ऑफ आरबीआई। ऐसा नहीं है, इसमें मेनली मेजोरिटी ओनरशिप किसकी है, बैंक्स की इसमें मतलब मेजोरिटी ओनरशिप है, किसकी है, बैंक्स की इसमें मेजोरिटी ओनरशिप है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग, ठीक है, हमसे रॉन्ग ही पूछा है। अब हम देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रखा है। सेकंड स्टेटमेंट है इसकी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल इंजेक्ट 15% ऑफ कैपिटल इन द कंपनी एंड द रेस्ट विल बी शेयर्ड अमंग द आरबीआई एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने बताया कि इसमें मेजोरिटी ओनरशिप किसकी होगी, बैंक्स की होगी। तो मेनली जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वही इसमें मेनली क्या करेंगे, 51% पैसा लगाएंगे। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट इसमें कोई कैपिटल देगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। थर्ड है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ए गारंटी ऑफ 30,000 करोड़ टू बैक द सिक्योरिटी रिसिट इशूड बाय NARCL। ये स्टेटमेंट ठीक है कि मेनली क्या करेगी, ये एक गारंटी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट 30,000 करोड़ की, ताकि NARCL जो है वो चुका पाए अपना जो भी है वो सारी चीज़ें, ठीक है। देखो इसमें मेन चीज़ क्या है, इसमें मेन प्रोसेस क्या है, मैं आपको बताती हूँ। देखो जी, जैसे कि मान लो कि कोई विजय माल्या है, ठीक है, यहाँ पे विजय माल्या लिख लो, ठीक है। यहाँ पे कोई बैंक लिख लो, ठीक है। मान लो विजय माल्या को कोई हवाई जहाज खरीदना है, ये हवाई जहाज मान लो मेरा, ठीक है, ठीक है। ये हवाई जहाज खरीदना है किसको, विजय माल्या को। तो उसने 500 करोड़ मान लो किससे लिए, बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। 500 करोड़ उसने बैंक से लोन ले लिया कि ठीक है भाई मैं अपना जहाज लूँगा और मैं कमा के आपको दे दूँगा, मतलब इंटरेस्ट के साथ। बाद में इसने क्या बोला कि भाई मैं तो दिवालिया हो गया और मेरे पास अब पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। मतलब ये इसके क्या बन गया, इस बैंक का बैड लोन बन गया, बैड लोन बन गया। अब क्या हो रहा है, ये जो बैंक है इस विजय माल्या से पैसे निकलवा ही नहीं पा रहा है। तो अब ये बैंक क्या सोचेगा, अब ये बैंक के पास है, ये क्या बन गया, बैंक का NPA बन गया है। अब बैंक क्या सोचेगा, इसको कैसे न कैसे बेच देते हैं, क्या करते हैं सर, मतलब जो भी है इसके ये जो जहाज आज इसको लेके मतलब बेच देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो लेकिन फिर भी उससे उतना पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि बैंक, एक तो बैंक की उस चीज़ में उतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, ये जो बनाया है ना NARCL, ये क्या करेगा, ये एक मतलब कंपनी बना दी एक टाइप की। ये इस बैड बैंक मतलब बैंक से क्या करेगी, ये बोलेगी कि भाई एक काम करो, तुम
मेरे को इसको 200 करोड़ में दे दो, ठीक है, तुम मेरे को इसको 200 करोड़ में दे दो। अगर तुम मेरे को इसको 200 करोड़ में दे देते हो तो मैं आपको क्या करूँगा, 15% कैश तो अभी दे दूंगा, ठीक है, 15% कैश में पैसे, मतलब कैश में इन द सेंस अभी दे दूंगा, और जो 85% मनी है वो मैं 5 साल तक आपकी चुका दूंगा, ठीक है। 85% मनी जब भी मैं इससे मतलब रिटर्न कर लूँगा, जब भी इससे पैसे मेरे आ जाएंगे तो मैं आपको क्या करूँगा, 85% पैसा चुका दूंगा, ठीक है। तो 15% ये कैश में दे देते हैं, और जो 85% मनी है वो जब भी आती रहेगी तो वो देते रहेंगे, ठीक है। अगर बाई चांस अगर ये मान लो कि उन्होंने 200 करोड़ पूरे कमा लिए तो क्या करते हैं, ये पैसा दे देते हैं, चलो ठीक है, इनका पैसा कंप्लीट हो गया, और इनके भी एनपीए, मतलब एनपीए कम नहीं होते, बस इनकी सरदर्दी हट जाती है कि भाई हमें कुछ नहीं करना अब, ठीक है। जो करेगी एनएआरसीएल करेगी, हमें अपने 200 करोड़ कम से कम 200, 500 में से कम 200 करोड़ तो मिले, बस ये चीज़ है बैंकों के लिए। कोई उनके एनपीए कम नहीं हो रहे, एनपीए तो वही रहते, बस उनको एक उनका प्राइस मिल जाता है, ठीक है। एनएआरसीएल क्या करा, चलो ठीक है, इसने दे दिया। अब मान लो कि ये 200 करोड़ में इन्होंने ली, बैंक को दे दी इन्होंने, मतलब बोला कि हम आपको 200 करोड़ दे देंगे, लेकिन बाई चांस मान लो कि ये इन्होंने खरीदी, मतलब ये इनसे बेचेगी टोटल 150 करोड़ की, मतलब 150 करोड़ इनको मिले, तो ये इसका मतलब ये ज़्यादा, मतलब इनको देने ज़्यादा हैं इन्होंने, तो इनको तो नुकसान हो गया, क्योंकि इनको तो 150 करोड़ ही मिले। अगर इसने सारे जहाज वाज सब कुछ बेच भी दिया, सब कुछ कर लिया इन्होंने, तब भी इनको 150 करोड़ मिले, तो ये क्या करेंगे, तो याद रखना, तो क्या करेंगी एनएआरसीएल, तो यही जो गारंटी है 30,000 करोड़ की, यही गवर्नमेंट दे रही है कि भाई अगर आप नहीं दे पाते हो, अगर एनएआरसीएल पैसा नहीं भी दे पाएगी, मतलब जो भी एग्रीड अमाउंट होगा, अगर नहीं दे पाएगी तो उसको कौन भरपाई करेगी, उसकी गवर्नमेंट भरपाई करेगी। तो यही है, इसीलिए गवर्नमेंट इसमें गारंटी दे रही है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की गारंटी है, और मेनली बैंक्स इसको ऑन करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये है एनएआरसीएल, ठीक है। तो ये है मेन इसका फंडा, जो भी है ये सारी चीज़ें ये करेंगे। तो अभी ये अनाउंस किया गया है ताकि जो एनपीएज हैं, मेनली एनपीएज कम ही होंगे, मतलब ये मान सकते हो कि सरदर्दी हट जाएगी बैंक्स की कि हमारे कोई एनपीए भी हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, हमें बताना क्या था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहली भी इनकरेक्ट थी और सेकंड भी इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो गया ए, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो गया ए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम किस पे, क्वेश्चन नंबर 55 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 हमें क्या बोलता है, अमोनिया इज कंसिडर्ड एज द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रोजन पोल्यूशन इन बोथ एयर एंड एक्वेटिक सिस्टम। देखो सबसे पहले बोला कि जो अमोनिया है वो मेन सोर्स है नाइट्रोजन पोल्यूशन का, एयर में भी और एक्वेटिक सिस्टम में भी। तो हमें अमोनिया का सोर्सेज बताने हैं, अमोनिया के कौन कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, बायोमास बर्निंग, पेट्रोल कार्स, ठीक है। तो अमोनिया के सोर्सेज आपको क्या लग रहा है, कहाँ कहाँ से अमोनिया निकलता होगा, फर्टिलाइजर से भी निकलता है, एनिमल हस्बेंड्री में भी, बायोमास बर्निंग में भी, पेट्रोल कार्स में भी, हर एक जगह से निकल रहा है, तो आंसर क्या हो गया डी, ठीक है, हर एक जगह से निकल रहा है। आने जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही अच्छे से मैं करवा चुकी हूँ। सबसे पहले ये एक यूरोशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी लाना चाहती है रीजन में, बिल्कुल सही है। आफ्टर सेशन ऑफ उज्बेकिस्तान, कब उज्बेकिस्तान आया, 2001 में, शंघाई 5 का नाम बदल के क्या कर दिया गया, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। थर्ड है तुर्कमेनिस्तान, इसका मेंबर नहीं है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, तुर्कमेनिस्तान इसका मेंबर नहीं है। तो इसके मेंबर कौन कौन से कंट्रीज हैं, देखो एक तो है रशिया, इसीलिए इसका नाम यूरेशियन है, नहीं तो और सारी कंट्रीज कहाँ पे, एशिया में। रशिया क्या है, मतलब यूरोप में भी है और एशिया में भी है, इसलिए इसको यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो एक तो इसका मेंबर है रशिया, एक है चाइना, एक है इंडिया, एक पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान तो अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं 2017 में, उसके बाद हमारा ईरान अभी ऐड हुआ है, बिल्कुल ठीक है, अभी ईरान ऐड हुआ है। तो रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, और उसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आती है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ हैं इसकी मेंबर्स, ठीक है, ये कंट्रीज़ हैं इसकी मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये इसकी मेंबर्स हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो ये होगी हमारी, और इसकी मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, रशियन और चाइनीज़, कौन सी है, रशियन और चाइनीज़। और फोर्स में, चलो ये फोर्स में कब आई थी, ये फोर्स में आई थी 2003 में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 56, हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट 56 की आंसर आ गया डी, ठीक है, सारी ही करेक्ट स्टेटमेंट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, स्ट्रोफोडस जैसलमेरिनिस क्या है, तो याद रखना ये क्या है, ये एक टाइप की क्या है, शार्क है, क्या है, एक टाइप की शार्क है, ठीक है। याद रखना ये हाइबोडोंट शार्क जो है वो जुरासिक पीरियड की उस टाइम की मिली है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में भी रहती थी, मेरीन वाटर में भी रहती थी, तो उस टाइम की मिली है, जुरासिक पीरियड की। ये है स्ट्रोफोडस जैसलमेरिनिस, राजस्थान में मिली है, कि जैसलमेर में,
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 57 आंसर सी आ जाते हैं 58 पे। हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे पहले गुप्ताज वर द फर्स्ट टू बिल्ड स्ट्रक्चरल टेम्पल। देखो सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल टेम्पल थे वो किसने बनाए थे, गुप्ताज में बनाए थे, बिल्कुल सही है। महेंद्र आदित्य जो है वो टाइटल कुमार बोल रहे हैं कुमार गुप्त वन का है, गुप्ता डायनेस्टी के, बिल्कुल ये उन्हीं का टाइटल है और उसी में ये लिखा हुआ मिला है। थर्ड है शंख लिपि जो है वो एक्सटेंसिवली यूज हुई थी गुप्ता पीरियड में दक्कन इंडिया में टू डिस्क्राइब ऑर्नेट स्पाइरल कैरेक्टर्स, ऑर्नेट स्पाइरल कैरेक्टर्स को वो करने के लिए। तो याद रखना है जो ये शंखलिपि थी ना, ये मेनली गुप्ता पीरियड में तो यूज हुई थी, लेकिन याद रखना ये मेनली कहाँ पे यूज हुई थी, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। दक्कन इंडिया में इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं हुआ था, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ये मेनली यूज हुई थी। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए। ठीक है, तो याद रखना मतलब गुप्ता पीरियड के दो ही स्ट्रक्चरल टेम्पल सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। कौन कौन से, एक तो है दशावतार टेम्पल, ठीक है, एक तो है दशावतार टेम्पल जो मेनली कहाँ पे है, देवगढ़ में है। ठीक है, एक तो है दशावतार टेम्पल जो है देवगढ़ में, और एक है हमारा कौन सा, एक है भीतरगांव टेम्पल। कौन सा, भीतरगांव टेम्पल, ये मेनली कहाँ पे, कानपुर के देहात एरिया में, यूपी में ये। ठीक है, तो ये दो टेम्पल हैं जो स्ट्रक्चरल टेम्पल जाने जाते हैं। अभी रिसेंटली जो टेम्पल मिला है वो यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट में, कौन से, इटावा डिस्ट्रिक्ट में, इटावा, ठीक है, इटावा डिस्ट्रिक्ट में मिला है बिलसरा गांव। कौन सा गांव, बिलसरा गांव में ये मिला, विलेज में। ठीक है, बिलसरा गांव में ये मिला है स्ट्रक्चरल टेम्पल। ठीक है, मेनली कहाँ पे प्रोटेक्ट, मतलब ये जो टेम्पल है ये 1928 में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1928 में ही इसको प्रोटेक्टेड स्टेटस दे दिया है। ठीक है, अब शंखलिपि की बात करते हैं। जो शंखलिपि है ना, याद रखना, मेनली अभी बता दिया नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ये मेनली थी, और 4th से 8th सेंचुरी के बीच में मेनली ये 4th और 8th सेंचुरी के बीच में ही मेनली मतलब यूज़ होती थी। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें इसकी, ये सबसे पहले किसको मिली थी, तो याद रखना ये जो शंखलिपि थी ये 1836 में, कब, 1836 में डिस्कवर की थी किसने, जेम्स प्रिंसेप ने। किसने, जेम्स प्रिंसेप ने इसको डिस्कवर किया था। कहाँ पे, उत्तराखंड के बारहत, मतलब उत्तराखंड के बारहत में, कहाँ पे, उत्तराखंड के बारहत में डिस्कवर किया था, ब्रास ट्राइडेंट पे। ठीक है, ब्रास ट्राइडेंट पे। ठीक है, याद रखना उत्तराखंड में जेम्स प्रिंसेप ने शंखलिपि को 1836 में सबसे पहले डिस्कवर किया था। मेनली गुप्ता टाइम पे यूज होती थी। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। और एक और चीज़ की, जो शंखलिपि और जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है ना, ये दोनों ही सेम, मतलब एक जैसी ही हैं, और ये दोनों ही जो थी स्टाइलाइज्ड स्क्रिप्ट थी, जो मेनली नेम्स और सिग्नेचर्स के लिए मेनली यूज होती थी, दोनों ही। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो मेनली इनके लिए यूज होती थी। अब कुछ ऐसी प्रोमिनेंट साइट्स जहाँ पे शेल इंक्रिप्शन मिलते हैं, जो कि शंखलिपि का मतलब शेल की, मतलब जो लिपि जहाँ पे मिलती है शेल से, तो ऐसे शेल के इंस्क्रिप्शन कई जगह मतलब इंडिया में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं, जैसे कि अगर आप बात करो, एक तो है उदयगिरी केव्स एमपी में, आपने नाम सुना होगा उदयगिरी केव्स, वहाँ पे भी मिले हैं, उदयगिरी केव्स एमपी में इसके वो मिले हैं। उसके बाद मानसर, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, इसके मतलब कुछ इंस्क्रिप्शंस वहाँ पे भी मिले हैं। ठीक है, एक फिर है मुंदेश्वरी टेम्पल बिहार में। कौन सा, मुंदेश्वरी टेम्पल, कहाँ पे, बिहार में, तो यहाँ पे भी इसके मिले हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और जावा और बोर्नियो में भी मिले हैं। तो ये कुछ जगह हैं जहाँ पे शेल के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। तो कई सारी चीज़ें, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब ये कुमार, जो ये बोल रखा है कि इसमें कुमार गुप्त वन, ये कुमार गुप्त वन कौन थे, याद रखना, इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। किसके सक्सेसर थे कुमार गुप्त वन, ये किसके सक्सेसर थे, चंद्रगुप्त वन के। किसके, चंद्रगुप्त वन के। कब से कब तक थे ये, 415 से लेके 455 एडी तक थे। कब से, 415 से लेके 455 एडी तक थे। इनके फॉर्म को ही मतलब फॉर्मिंग पार्ट ऑफ गोल्डन एज ऑफ गुप्ता बोला जाता है। इनके बाद कौन आए थे, कुमार गुप्त के बाद कौन आए थे, स्कंदगुप्त। कौन आए थे इनके बाद, स्कंदगुप्त। ठीक है, इनके बाद आए थे स्कंदगुप्त। उस टाइम पे बहुत सारे ऑथर्स हुआ करते थे, कालिदास, हरिसेन, गुप्ता टाइम पे शूद्रक, विशाखादत्त, विष्णु शर्मा, वरामीर, आर्यभट्ट, शंकु, ये सारे उस टाइम पे हुआ करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 58 हमने सारी चीज़ें कर ली हैं, तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 59 पे। कौन सी चीज़ सही नहीं है बतानी है। सबसे पहले है टेलीकॉम सेक्टर हैज़ बीन फ्रीड फ्रॉम द स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस फॉर द स्पेक्ट्रम एक्वायर्ड इन द फ्यूचर स्पेक्ट्रम एक्शन। देखो सबसे पहले बोला जो टेलीकॉम सेक्टर है वो फ्री कर दिया गया स्पेक्ट्रम यूजेस चार्जेस से
फॉर द स्पेक्ट्रम एक्वायर्ड इन फ्यूचर स्पेक्ट्रम ऑक्शन, जो भी फ्यूचर स्पेक्ट्रम ऑक्शन में आपका स्पेक्ट्रम एक्वायर आप करोगे उसके लिए आपको क्या कर दिया गया है, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस से क्या कर दिया गया है, आपको फ्री कर दिया गया है। तो बिल्कुल ये क्या है, सही स्टेटमेंट है, उनको फ्री कर दिया गया, ये तो सही है। सेकेंड है 100% FDI जो है वो ऑटोमेटिक रूट से परमिटेड है टेलीकॉम सेक्टर में विदाउट एनी कंडीशन। कैसा हो सकता है कि कोई कंडीशन ही ना लगाए, विद ऑल सेफ गार्ड्स। 100% FDI है ऑटोमेटिक रूट से, लेकिन ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी कंडीशन, याद रखना कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें नोट करेक्ट ही बतानी है, तो सेकंड स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, अरे बी। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, नोट करेक्ट बतानी है, तो बी तो है ही। देखो ये तो ऐसे ही कट गया, ये तो ऐसे ही कट गया, और सेकंड करेक्ट है, सेकंड वो है, तो इसका आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, ठीक है बी। थर्ड है द टेन्योर ऑफ स्पेक्ट्रम हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 10 to 20। याद रखना ये टेन्योर जो है ना वो 20 से 30 ईयर्स इंक्रीज किया गया है। कितना किया गया है, 20 से 30 ईयर्स जो टर्म है ये इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पे क्या दे रखी है, हमारी गलत दे रखी है। उसके अलावा अगर हम बात करें 100% FDI का मैंने बता दिया, और क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं। याद रखना इंटरेस्ट रेट को क्या किया गया है, लोअर कर दिया गया। इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया गया, लोअर कर दिया गया टेलीकॉम सेक्टर के लिए। मतलब पहले लगता था MCLR प्लस 4%, अब कितना लगता है, MCLR प्लस 2%। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट है टेलीकॉम सेक्टर के लिए वो भी रैशनलाइज कर दिया गया है, वो भी कम कर दिया गया है। पेनल्टी और जो इंटरेस्ट लगता था पेनल्टी पे वो भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। तो जो इंटरेस्ट लगता था पेनल्टी पे, पेनल्टी और उस पर जो इंटरेस्ट लगता था वो भी क्या कर दी गई है, रिमूव कर दी गई है। ठीक है, और स्पेक्ट्रम चार्जेस को तो हटा ही दिया गया है। और एक और चीज़, जो भी टेलीकॉम सेक्टर्स को जो AGR देना था, ठीक है, AGR देना होता था, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो देना होता था, उसका मोरेटोरियम पीरियड 4 ईयर्स बढ़ा दिया, क्योंकि जो बहुत सारी कंपनीज थी एयरटेल और जियो को छोड़ के वो दे ही नहीं पा रही थी, वो उतना अमाउंट अभी दे ही नहीं पा रही थी। वोडाफोन जैसी कंपनियां बिल्कुल डूबने वाली थी, तो अभी उसका मोरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है उसका जो मतलब मान लो कि आज आपको 100 रुपये मेरे को देने हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ ठीक है आप 4 साल बाद मेरे को 100 रुपये दे देना। ठीक है, तो मोरेटोरियम पीरियड उसका बढ़ गया है। तो AGR के लिए जो मोरेटोरियम पीरियड है वो 4 ईयर्स तक जो क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है ताकि टेलीकॉम सेक्टर को रिवाइव किया जा सके। ठीक है, और बस यही मेन कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं। इंटरेस्ट रेट को हटा दिया गया, पेनल्टी को हटा दिया गया है, और इंटरेस्ट रेट को कम भी कर दिया गया है, 100% FDI कर दी गई है कुछ सेफ गार्ड के साथ। अब हाँ, लेकिन एक और चीज़ है कि अब आप मतलब कोई भी अगर आपने स्पेक्ट्रम लिया है तो 10 साल के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, सरेंडर कर सकते हो। ठीक है, 10 ईयर्स के बाद आप उसको सरेंडर कर सकते हो। उसके बाद अगर बात करें जो भी स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा वो नॉर्मली कब होगा, एवरी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में। हर एक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में क्या होगा, इस मेनली स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा। ठीक है, तो ये कुछ रिफॉर्म्स किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 आंसर हो जाता है क्या, बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 60 पे। हमें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के बारे में बताना। देखो अभी हमने बात की एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है टेलीकॉम सेक्टर में। सबसे पहले इट इज़ यूजेज एंड लाइसेंसिंग फी दैट टेलीकॉम ऑपरेटर्स आर चार्ज बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। सबसे पहले ये क्या होती है ये क्या होती है, सबसे पहले ये एक यूजेज और लाइसेंसिंग फ़ी होती है जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देनी पड़ती है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। बिल्कुल सही है। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टेलीकॉम रिलेटेड रेवेन्यू अर्नड बाय द टेलीकॉम ऑपरेटर। याद रखना टेलीकॉम ऑपरेटर जो टेलीकॉम से तो कमाता है, साथ में जो अदर सोर्सेज से भी कमाता है, उस वो भी इसमें कैलकुलेट होती है। केवल और केवल टेलीकॉम रिलेटेड नहीं इसमें कैलकुलेट होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी क्या हमारी करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो टेलीकॉम रिलेटेड रेवेन्यू तो इसमें कैलकुलेट होता है, साथ में नॉन टेलीकॉम रिलेटेड जो रेवेन्यू है वो भी इसमें कलेक्ट होता है। यही तो मेन जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनकी यही मेन चिंता है कि वो बोल रहे हैं, वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो AGR है उसमें केवल टेलीकॉम रिलेटेड रेवेन्यू आना चाहिए, ना कि नॉन टेलीकॉम रिलेटेड रेवेन्यू। जैसे कि उनके पास कोई डिपॉजिट रखा हुआ है, उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, एसेट की कोई सेल कर रहे हैं, उस पर वो रहे, तो वो भी गवर्नमेंट उसमें अपना हिस्सा लेती है AGR के थ्रू। तो कंपनीज बोल रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब 60 सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। इंडिया सेलिब्रेट्स इंजीनियर्स डे एनुअल टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी। देखो इंजीनियर्स डे जो है कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को इंडिया में मनाया जाता है। ठीक है, इंडिया में 15 सितंबर को मनाया जाता है किसके जन्मदिन पे, M विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पे। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि वर्ल्ड में इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड इंजीनियर्स डे मनाया जाता है कब,
4 मार्च को। कब मनाया जाता है, याद रखना 4 मार्च को मनाया जाता है। और इसको कौन मनाता है, मेनली यूनेस्को मनाता है। कौन मनाता है, यूनेस्को मेनली मनाता है और हर साल मनाता है, एनुअली मनाता है। और इंडिया में एम विश्वकर्मा के उस पर मनाया जाता है, कब, इंजीनियर्स डे, ठीक है। कब, 15 सितंबर को, अभी मैंने बताया कब, 15 सितंबर को मनाया जाता है। इसने मतलब ये भारत रत्न अवार्ड भी है। 1955 में इनकी डेथ हुई है। बोर्न कब हुए थे, ये 1861 में बोर्न हुए थे 15 सितंबर को। और 1962 में इनकी क्या हुई है, डेथ हुई है, ठीक है। 1962 में इनकी क्या हुई है, डेथ हुई है। भारत रत्न इनको मिला है 1955 में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और डेथ इनकी कहाँ पे हुई थी, बेंगलुरु कर्नाटका में। तो क्वेश्चन नंबर 61 आंसर हो जाए डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। शून्य कैंपेन के बारे में बताना। देखो शून्य कैंपेन, शून्य आजकल तो शून्य का नाम भी बहुत काफ़ी चल रहा है, देख लेते हैं फिर भी। क्वेश्चन नंबर 62 करेक्ट बताने में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है शून्य के बारे में। शून्य कैंपेन क्या है, तो शून्य कैंपेन क्या है देख लेते हैं भाई। क्या मतलब, सबसे पहले बोल रखा है, इट इज़ कैंपेन लेड बाय नीति आयोग टू पुश ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टुवर्ड्स नेट जीरो कार्बन एमिशन। सेकंड है, द कैंपेन इज सपोर्टेड बाय रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जो ये है मेनली रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट के द्वारा मेनली ये क्या होती है, सपोर्टेड है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इसको सपोर्ट करता है, लेकिन ये किसके लिए है, याद रखना ये जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स के लिए है। किसके लिए है, ये जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स के लिए, ठीक है। ये जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स के लिए है। मतलब किसके साथ मिलके, कंज्यूमर्स और इंडस्ट्री के साथ मिलके, ठीक है। कैंपेन मेनली क्या बढ़ाना चाहती है, ताकि ई व्हीकल्स जो है वो अर्बन डिलीवरी में बढ़े और कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़े जीरो पोल्यूशन डिलीवरी के बारे में, ठीक है। तो मेनली ई व्हीकल्स पे मेनली जोर दिया जा रहा है, जीरो पोल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स पे जोर दिया जा रहा है। तो कोई नेट जीरो वाला कोई सिस्टम नहीं है इसमें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है। अब रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट आप पढ़ रहे हो, तो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट वे क्या एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कब बनी है, ये याद रखना ये 1982 में बनी है। कब बनी है, 1982 में बनी है। उसके बाद अगर बात करें, बस यही हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो कि शून्य कैंपेन किसके लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। T+1 सेटलमेंट के बारे में बताएं। किसके बारे में, T+1 सेटलमेंट के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है। अगर आपने इकोनॉमिक्स का हमारा सेक्शन किया है तो उसमें ये क्वेश्चन भी अच्छे से करवाया हुआ है। सबसे पहले है कि इट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय सेबी टू सेटल द ट्रेड बिटवीन दी स्टॉक्स ऑन रियल टाइम बेसिस। देखो इट हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय सेबी, सबसे पहले बोल रहा है कि ये सेबी ने लॉन्च किया है टू सेटल द ट्रेड बिटवीन स्टॉक्स ऑन द रियल टाइम बेसिस। अब रियल टाइम बेसिस पे थोड़ी ना इसमें हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक दिन के बाद सेटलमेंट हो रहा है। रियल टाइम पे क्या होगा, टी टाइम पे होगा, मतलब आज मैंने किया है आज ही हो जाए मेरा। तो रियल टाइम बेसिस पे नहीं है, एक दिन के ट्रांजेक्शन पे आपको मतलब सेटलमेंट जो है आपको एक दिन के अंदर क्लियर करनी होगी। ये है T+1, ठीक है। एक्चुअल जो ट्रांजेक्शन है वो करने के बाद आपको एक दिन के अंदर सेटलमेंट क्लियर करनी पड़ेगी, तो वो है। तो ये मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड है, करंटली ट्रेड बिटवीन स्टॉक्स आर सेटल्ड इन 1 वर्किंग डे वेयर द इन्वेस्टर गेट्स द मनी इन 1 वर्किंग डे। करंटली बोल रहे हैं कि एक वर्किंग डे के अंदर जो है वो मनी मिल जाती है। याद रखना ये तो अभी प्रपोज्ड है, तो अभी करंटली कौन सा सिस्टम चल रहा है, T+2 वाला सिस्टम चल रहा है। 2 दिन के अंदर सेटलमेंट होती है। तो हमें क्या चाहिए, अब हम और जल्दी करना चाह रहे हैं T+1 की, एक दिन के अंदर सेटलमेंट हो जाए। थर्ड है, सेबी हैज मैंडेटेड दैट दिस सिस्टम विल बी अपडेटेड बाय ऑल द स्टॉक एक्सचेंजेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। इसने बोला कि जो सेबी है उसने मैंडेट कर दिया है कि सारे सिस्टम अब जो है ऑल स्टॉक, ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि उन्होंने मैंडेट कर दिया, मैंडेटेड अभी नहीं है, ठीक है। याद रखना अभी मैंडेटेड नहीं है, अभी उनको क्या है मतलब वो मतलब कर भी सकते। जब भी मान लो किसी स्टॉक एक्सचेंज ने मान लो कि ये T+1 सिस्टम स्टार्ट कर दिया, तो उसको कम से कम 6 महीने उसको यूज़ करना पड़ेगा, ये चीज़ है, ठीक है। अगर मान लो किसी भी एक्सचेंज ने T+1 सिस्टम को कर लिया तो उसको मैंडेटरी है कि वो कम से कम 6 महीने पर उस पर काम करे, लेकिन हाँ वो T+2 पे वापस भी क्या कर सकता है, मतलब स्विच बैक कर सकता है। T+2 पे आप स्विच बैक कर सकते हो, लेकिन अगर आपने T+1 ले लिया तो कम से कम 6 महीने आपको उस पर काम करना पड़ेगा, या वो वैसा मतलब आपको सेटलमेंट्स करनी पड़ेगी, ठीक है।
और अगर आपको T+2 पे वापस आना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 1 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा कि हम T+1 से T+2 पे आ रहे हैं, ठीक है। और कोई भी सब्सटीक्वेंट स्विच होगा वो सेमी प्रोसेस होगी, फिर आप T+1 लगाओगे, 6 महीने मिनिमम आपको यूज़ करने हैं, फिर आप T+2 पे आ सकते हो 1 मंथ के नोटिस के बाद। ये है कुछ हमारा क्या T+1 मतलब जो भी सेटलमेंट है उसको 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ऐसे करना है। 2003 से पहले ये जो सेटलमेंट थी 3 दिन के अंदर क्लियर होती थी, लेकिन 2003 के बाद कितनी होगी, T+2 आ गया, ठीक है, कि 2 दिन के अंदर करने लगे। और अब आ गया कि हम 1 दिन के अंदर ही सेटलमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मेन कंसेप्ट है। सेबी, अब आप बात करोगे सेबी की। सेबी कब बना था, 1988 में बना था। कब बना था, 1988 में बना था। किस मिनिस्ट्री के अंडर है सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। और इसके बाद बात करें इसको 1992 में इसको क्या मिला है, स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है, ठीक है। याद रखना स्टैट्यूटरी स्टेटस को कब मिला है, 1992 में मिला है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 63 हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 64 पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सारे ही स्टेटमेंट इसके रॉन्ग है, सारे स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। आ जाते हैं 64 पे। एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट गलत है, हमें गलत बतानी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में क्या स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सब क्या कर रही हूँ मैं, क्या चीज़ सही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले है द इंटीग्रेशन ऑफ रैग पिकर्स एंड कबाड़ी वालास फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर टू द फॉर्मल सेक्टर वुड बी डन बाय स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल इंटीग्रेशन जो है स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, तो सी स्टेटमेंट है। सेकंड है द न्यू रूल्स हैव मैंडेटेड बायोडिग्रेडेशन और कैपिंग ऑफ ओल्ड एंड अबंडेंट डंप साइट विद इन 5 years। बिल्कुल सही है, न्यू रूल्स ने मैंडेट किया कि जो बायो रिमेडिएशन है उनको जो कैपिंग है ओल्ड अबंडेंट डंप साइट्स की वो 5 साल के अंदर की जाएगी। थर्ड है द जनरेटर विल हैव टू पे यूजर फी टू द वेस्ट कलेक्टर। बिल्कुल, जो भी वेस्ट जनरेटर है, जनरेटर मतलब वेस्ट जनरेटर जो है उसको यूजर फी देनी पड़ेगी वेस्ट कलेक्टर्स को, जो लोकल बॉडी डिसाइड करेगी जितनी भी फी को। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट बोल रखी है कि सीबी प्लान प्रिपेयर करेगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के लिए टाइमलाइन, मतलब जो ये प्लान करेगा। तो याद रखना ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान जो है ये कौन प्रिपेयर करेगा, ये सीपीसीबी नहीं, कौन करेगी, मेनली लोकल अथॉरिटीज़ प्रिपेयर करेंगी, या फिर आप मान सकते हो पंचायत इसको मतलब वो करेंगी, क्या करेंगी, बनाएंगी, प्रिपेयर करेंगी, ठीक है। लोकल अथॉरिटीज़ या पंचायत इसको प्रिपेयर करेंगी, ना कि ये इसको प्रिपेयर करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। बस यही चीज़ इतनी ही हमें याद रखनी है। और सॉलिड मतलब कहाँ कहाँ आप लैंड फिल कर सकते हो, ये भी कुछ था कि मतलब अगर रिवर से अगर आपको लैंडफिल साइट बनानी है तो 100 मीटर दूर होनी चाहिए रिवर से, ठीक है। अगर आपको पोंड के आसपास बनानी है तो 200 मीटर दूर होनी चाहिए। फिर आपको अगर हाईवे के पास बनानी है तो मतलब हाईवे के से है तो 500 मीटर दूर होनी चाहिए। अगर कोई एयरपोर्ट वगैरह है तो कम से कम उससे जो है 20 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, कुछ ऐसा सिस्टम है, मतलब ये लैंडफिल साइट्स का इतनी दूर ये होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 65 पे। बोल रखा है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है, बहुत ही बड़े आदमी थे, यूपी के थे, हाथरस डिस्ट्रिक्ट के थे। 1886 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1886 में इनका जन्म हुआ था हाथरस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो इसने बोल रखा है कि सबसे पहले ये एक फार्म लीडर थे जो मेनली पुअर फैमिली में अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। बिल्कुल भी नहीं, अलीगढ़ में नहीं, कौन से अली बताया, हाथरस डिस्ट्रिक्ट में ही पैदा हुए थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो जाती है। ही वॉज द फर्स्ट टू सेट अप प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउटसाइड। देखो इन्होंने सबसे पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंडिया के बाहर जाके बनाई थी, बिल्कुल सही है। इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई थी, और वो कहाँ पे बनाई थी, याद रखना कहाँ पे बनाई थी, इन्होंने काबुल में बनाई थी। कहाँ पे बनाई थी, काबुल में बनाई थी। और उसका नाम क्या था, उनका नाम था बाग-ए बाबर। उसका नाम क्या था, उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट का था बाग-ए बाबर उसका नाम था। और 1915 में इन्होंने बनाई थी। कब बनाई थी, 1915 में इन्होंने बनाई थी, ठीक है, जब वर्ल्ड वार 1 चल ही रहा था उस टाइम पे। और जब भी ये इसने बाग-ए बाबर बनाए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई काबुल में, तो इन्होंने खुद को तो इसका प्रेसिडेंट बना दिया कि मैं हूँ इसका प्रेसिडेंट, महेंद्र सिंह ने खुद को। और इसके जो फेलो थे मौलाना बरकतुल्ला खान जो भी थे भोपाल के, उनको इन्होंने क्या बना दिया, पीएम बना दिया, क्या बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे लेनिन से भी मिले हैं, ठीक है, लेनिन से भी मिले थे 1919 में। थर्ड है ही वन द नोबेल प्राइज इन द 1932। बिल्कुल इनको नोबेल प्राइज, देखो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, इनको नोबेल प्राइज मिला नहीं था, ये जीते नहीं थे नोबेल प्राइज ये, लेकिन नॉमिनेट हुए थे नोबेल प्राइज के लिए। क्या हुए थे ये,
नॉमिनेट हुए थे नोबेल प्राइज़ के लिए, लेकिन इनको मिला नहीं था। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनको नोबेल प्राइज़ मिला नहीं था, ये केवल और केवल उसके लिए नॉमिनेट हुए थे। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। फोर्थ, रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ एस्टेब्लिश्ड ए यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़ ऑन हिज नेम। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक यूनिवर्सिटी मेनली बनाई है इन्हीं के नाम पे, मतलब जो वो यूनिवर्सिटी है वो बनाई गई है। तो याद रखना एक चीज़ को कि अभी मतलब रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी इसने बोला कि तो कोई यूनियन नहीं बना रहा है, स्टेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाई जा रही है इनके नाम से। कौन सी स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है? जिसका नाम है जो भी इनके नाम से राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अलीगढ़ में बनाई जा रही है इनके नाम से, लेकिन वो ये नहीं बना रही है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो हमारे केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है और सारी स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, फर्स्ट, 3 और 4। तो आंसर हमारा क्या हो गया? सी, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो गया? सी। बस यही हमें देखना था और तो हमने सारी चीज़ें इसके बारे में कर ही ली है। 1929 में याद रखना इन्होंने एक और चीज़ किया था। 1929 में इन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन इन बर्लिन, ठीक है, वर्ल्ड फेडरेशन इन बर्लिन को क्या किया था? लॉन्च किया था। वर्ल्ड फेडरेशन इन बर्लिन को इन्होंने लॉन्च किया था कब? 1929 में, ठीक है। और 1957 में लोकसभा में एंटर किए थे ये एज ए इंडिपेंडेंट मेंबर फ्रॉम मथुरा। कहाँ से, कौन सी कंस्टिट्यूएंसी से थे? मथुरा कंस्टिट्यूएंसी से लोकसभा में एंटर किया था 1957 में एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और ये AMU के एलुमिनाई भी हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया था? एक और चीज़ बनाई थी इन्होंने, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंडिया इन जापान। क्या बनाया था? एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ इंडिया इन जापान भी बनाया था इन्होंने। कब? 1940 में। कब बनाया था? 1940 में। तो ये इनके बहुत सारे काम है किसके? राजा महेंद्र प्रताप सिंह के। रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने इस यूनिवर्सिटी की, हमारे PM ने इनकी यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन स्टोन रखा था, बस इसलिए न्यूज़ में था। तो आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। हमें क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग के बारे में बताना है। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग ये जो है ये मेनली किसके साथ हुआ है? इंडिया का USA के साथ हुआ है। बस आपको ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए वो किस कंट्री के साथ हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं 67 पे। पूसा डिकम्पोजर कितना ज़्यादा न्यूज़ में था दिल्ली में। सबसे पहले बोल रहे हैं ये एक बैक्टीरिया है, तो बिल्कुल भी नहीं है, बैक्टीरिया थोड़ी ना, ये क्या है? एक फंजाई है। क्या है ये? एक फंजाई है। फंजाई बेस्ड लिक्विड सॉल्यूशन है। क्या है? फंजाई बेस्ड लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। जो क्या कर देगा? सॉफ्ट कर देगा हार्ड स्टबल को इस एक्सटेंट तक कि वो इजली सोइल में मिक्स हो जाए, फील्ड में ही उसको जलाना ना पड़े। बिल्कुल सही है। सेकंड है इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द एसेंशियल माइक्रोब्स एंड न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सोइल। इससे क्या होगा? अगर जलाएंगे नहीं तो माइक्रोब्स भी रहेंगे वहाँ पे, न्यूट्रिएंट्स भी रहेंगे जो अदरवाइज डैमेज हो जाते हैं अगर हम जलाते हैं। तो बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है। तो आंसर आगे क्या आ गया हमारा? बी, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने, गलत स्टेटमेंट बतानी है कौन से। सबसे पहले फर्न्स आर प्लांट्स विदाउट लीव्स। देखो याद रखना फर्न्स क्या होते हैं? टेरिडोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? फर्न्स होते हैं टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स याद रखना, फर्न्स क्या होते हैं? टेरिडोफाइट्स होते हैं, ठीक है। फंड्स क्या होते हैं? टेरिडोफाइट्स होते हैं। तो इनमें रूट भी होती हैं, स्टेम भी होती हैं और लीव्स भी होती हैं। देखना रूट भी होती है इनमें, स्टेम भी होती है और लीव्स भी होती है, तीनों चीज़ होती हैं। तो बोल रखे फंड्स आर प्लांट्स विदाउट लीव्स, ऐसा नहीं है, उनमें लीव्स होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग। सेकंड है हमें बताना, गलती बतानी है, ठीक है, गलती बतानी है भाई। सेकंड है दे आर पार्ट ऑफ टेरिडोफाइट फैमिली। ये टेरिडोफाइट फैमिली के मेंबर्स हैं। तो ये तो क्या है? हमारा सही स्टेटमेंट है कि टेरिडोफाइट फैमिली के मेंबर हैं ये। थर्ड है इंडिया इज होम टू ओवर हाफ ऑफ द टेरिडोफाइट ऑफ द वर्ल्ड। देखो इंडिया में ओनली 9% के आसपास वर्ल्ड के टेरिडोफाइट है। कितने हैं? ओनली 9% है, तो हाफ नहीं है, तो 50% नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी क्या होगी? रॉन्ग होगी। ऐसे तो फर्स्ट भी इनकरेक्ट है और थर्ड भी इनकरेक्ट है, तो सेकंड तो इनकरेक्ट नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे नहीं हो सकते, ठीक है। तो हमें केवल क्या बतानी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सेकंड नहीं है, तो सेकंड नहीं है तो ये तो नहीं कर सकते आप गलत, केवल और केवल थर्ड करेक्ट इनकरेक्ट कर सकते हो। देखो इन ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर सी है। वैसे फर्न्स में लीव्स होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और मेनली ये क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज भी इसमें होते हैं, जैसे कि जाइलम फ्लोएम जो होते हैं ना, इनमें वेस्कुलर टिश्यू भी इसमें पाए जाते हैं। और क्या बताएं? ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं, लेकिन क्या होते हैं? ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। उसके अलावा कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं, सैंडी सोइल कंडीशन में करते हैं। फर्न्स के भी कुछ नाम है, जैसे कि एक फेमस फर्न है जिसका नाम है टेरिडियम। टेरिडियम को बोलते हैं हम सन फर्न। क्या बोलते हैं? सन फर्न बोलते हैं। उसके बाद एक नाम है हमारा एडियंटम। क्या बोलता है? एडियंटम। एडियंटम को हम क्या बोलते हैं? मिडन हेयर फर्न बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, मेडन हेयर फर्न बोलते हैं, याद रखना, मेडन हेयर फर्न, या फिर इसको वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं। तो ये सारे नाम है, एडियंटम, टेरिडियम, ठीक है, ये फर्न्स के नाम है। तो फर्न्स याद रखना, टेरिडोफाइट्स होते हैं, सारी चीज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 68 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है वो बतानी है, सही है बतानी है, ठीक है, सही है हमें बतानी है। अब देख लेते हैं कौन सी सही है, क्या क्या ऑप्शन हमें दे रखे हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। क्या चीज़ उसके बारे में सही है। सबसे पहले है दी एक्स प्रोविजन, मतलब अकॉर्डिंग टू एक्स प्रोविजन एक कंपनी डाइवर्टिंग फॉरेस्ट लैंड मस्ट प्रोवाइड अल्टरनेटिव लैंड टू टेक कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन। बिल्कुल, अगर कोई डाइवर्ट करनी है तो आपको कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन उसके लिए करना होगा। सेकंड है द एक्ट प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एफोरेस्टेशन फंड टू रूट रिसोर्सेज फॉर कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन। बोल रहा है कि एक्ट प्रोवाइड करता है कि आपको नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या करना होगा, फंड डेवलप करना होगा। तो याद रखना, केवल और केवल नेशनल और स्टेट लेवल पे आपको फंड डेवलप करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको कोई फंड लेवल वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है अमाउंट ट्रांसफर टू नेशनल एफोरेस्टेशन फंड इज ट्रांसफर टू पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो याद रखना, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो भी आप कैंपा में फंड डालोगे वो कहाँ चला, नेशनल एफोरेस्टेशन फंड में डालोगे वो कहाँ पे चला जाएगा, पब्लिक अकाउंट में चला जाएगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट करेक्ट। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। इसके अलावा ये किसके अंडर आता है, याद रखना, ये 2004 में बना था और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड रॉन्ग, मतलब स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 70 पे। किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाते हैं। क्या बोलता है, नेट ग्रिड के बारे में बताना है, उसके बारे में हमारी क्या स्टेटमेंट सही है वो बतानी है। सबसे पहले है कि इट इज़ इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क कनेक्टिंग द डेटाबेस ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एजेंसीज है उनके सिक्योरिटी डेटाबेस को जोड़ता है, बिल्कुल। द कंबाइंड डेटा शुड बी एसेसिबल बाय सेंट्रल एजेंसीज एज वेल एज स्टेट एजेंसीज फॉर सिक्योरिटी पर्पजेज। याद रखना, जो कंबाइंड डेटा वो कौन यूज़ कर सकता है, केवल और केवल सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी उसको यूज़ करते हैं, स्टेट नहीं यूज़ कर सकती। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है द ऑफिस ऑफ नेट ग्रिड जो है विल बी अटैच टू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट से जोड़ दिया जाएगा, मतलब अटैच्ड ऑफिस होगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका अटैच्ड ऑफिस किससे होगा, MHA से। किससे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से इसका अटैच्ड ऑफिस होगा। मतलब गवर्निंग बॉडी इसको कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, नेट ग्रिड के न्यू दिल्ली में। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स, न्यू दिल्ली में। और केवल और केवल सेंट्रल जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वही इसको वो कर पाएंगी। एक तो जैसे कि नाम लिया जाए तो आप बोलोगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, CBI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके बाद रो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें NCB, नेशनल क्राइम ब्यूरो, उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ये सारी मतलब ऑर्गेनाइजेशंस इसमें डेटा को क्या कर पाएंगी, एक्सेस कर पाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 70 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट क्रिस्पर Cas9। देखो Cas9 प्रोटीन याद रखना, जो एक Cas9 प्रोटीन होता है ना, ये कैची है, ऐसे मान लो, ठीक है, सीजर है ये कैची। आप कहीं पे भी काट, ये ऐसी कैची जो कहीं पे भी कट मार सकती है। मान लो कि आपका ये जीन, मतलब आप मान लो आपका ये DNA है, ठीक है, यहाँ पे कैंसरस सेल है, तो यहाँ से काटेगी, यहाँ से काटेगी, इसको हटा देंगे और फिर इनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये कैंसर ठीक हो गया। तो ऐसे ही ये क्रिस्पर Cas9 सारी बीमारियों को ठीक कर देती है। सबसे पहले ये क्या करती है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, अभी बताया जीन को एडिट कर देगी, विच कैन चेंज द DNA ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन से। बिल्कुल एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन से ये काम करती है। सेकेंड है इट हेल्प्स इन जनरेटिंग क्रॉप रेजिलियंस। अब मान लो कि ये हमारा टोटल DNA था और इसमें क्या है, ये सर्दी को सहन नहीं कर सकता ये वाला DNA किसी भी प्लांट का, ठीक है। मान लो कि रबड़, नेचुरल रबड़ का प्लांट है, उसमें हमने क्या डाला, कौन सा जीन डाला, MnSOD जीन डाला है, ठीक है। MnSOD जीन डाला है ताकि वो कोल्ड कंडीशन को भी क्या कर सके, सहन कर सके, ठीक है। कैसे डाला है वो, मान लो ये DNA नॉर्मल रबड़ प्लांट का, तो इसमें क्या किया, ये MnSOD जीन को कहीं से निकाल के और ऐसे डाल दिया। तो अब क्या करेगा, ये जो प्लांट है ये सर्दियों में भी रह जाएगा।
जाएगा तो इसमें ये कर सकता है। तो क्रॉप रेजिलियंस उससे आ जाएगी, उसके जेनेटिक कोड को भी अल्टर कर सकता है, बेटर ड्रोट और पेस्ट की कंडीशन में विथस्टैंड करने के लिए, बिल्कुल सही है। थर्ड है इट हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड इन इनोवेटिव कैंसर ट्रीटमेंट्स, कैंसर ट्रीटमेंट में भी हेल्प कर सकता है। एंड इट मे वन डे, मे मतलब कभी हो सकता है, वन डे हेल्प इन क्योरिंग इनहेरिटेड डिजीज थ्रू जीन मैनिपुलेशन, बिल्कुल जीन मैनिपुलेशन से इनहेरिटेड डिजीज भी कभी हो सकता है ठीक हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 आंसर क्या हो गया? डी, क्योंकि सारी ही स्टेटमेंट तो सही है इसके बारे में। ठीक है, तो CRISPR-Cas9 बस ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना, बिल्कुल सिंपल से सिंपल मैंने बता दिया है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी। ठीक है, आ जाते हैं 72 पे। परमाफ्रोस्ट के बारे में बताना। देखो क्या स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत बतानी है। देखो परमाफ्रोस्ट क्या होती है? ऐसा ग्राउंड जहाँ पे जो आइस है कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे 2 साल तक रहती है। याद रखना 2 साल तक रहती है। इसमें बोला है कि ये फ्लोटिंग आइस ग्राउंड होता है जहाँ पे कंप्लीटली फ्रोजन रहता है फॉर मोर देन 6 मंथ इन ए ईयर। ऐसा नहीं है, कम से कम 2 साल तक वो फ्रोजन रहना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे? परमाफ्रोस्ट बोलेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी, तो रॉन्ग ही बतानी है। सेकेंड है इट कंसिस्ट ऑफ प्योर मेल्टेड आइस फ्रॉम ग्लेशियर्स। इसमें प्योर मेल्टेड आइस जो होती है वो होती है, इसमें प्योर मेल्टेड आइस ग्लेशियर से आती है। तो एक चीज़ बताओ, मेल्टेड आइस थोड़ी ना होगी, ये तो पूरा जमा हुआ है ना, तो परमाफ्रोस्ट है, ये तो परमाफ्रोस्ट है, मेल्टेड थोड़ी ना होगी, प्योर मेल्टेड आइस थोड़ी ना होगी, मतलब ग्लेशियर्स की ही आइस ही होगी। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? रॉन्ग होगी। थर्ड है इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी वेजिटेशन। याद रखना, आपको पता है परमाफ्रोस्ट रीजन में भी टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन वहाँ पे पाई जाती है, वहाँ पे भी प्लांट्स पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं पाई जाती है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, तो आंसर क्या आ गया? डी। ठीक है, यहाँ पे भी पाई जाती है। और याद रखना है जो परमाफ्रोस्ट है ना, ये अप्रोक्स 22% हमारी लैंड सर्फेस का बनाते हैं, हमारी अर्थ का 22% अप्रोक्स जो ये मतलब परमाफ्रोस्ट वाला रीजन है इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर हम रशिया और कनाडा की बात करें, रशिया और कनाडा की बात करें तो वहाँ पे अप्रोक्स 55% लैंड मास में जो है परमाफ्रोस्ट क्या हुआ है? फैला हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 72 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। हमें संवत्सारी के बारे में बताना है, क्या चीज़ सही है। ठीक है, संवत्सारी के बारे में सबसे पहले बोल रखा है कि ये जेंट्स की प्रैक्टिस है वॉलेंटरली फास्टिंग करने की डेथ तक बाय ग्रेजुअली रिड्यूसिंग द इंटेक ऑफ फूड्स एंड लिक्विड्स। मेनली बोल रखे कि ये जेंट्स की है, तो याद रखना ये ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, ये ऐसी कोई संवत्सारी में ये है श्वेतांबर्स की, हाँ श्वेतांबर्स की ये प्रैक्टिस है। जैनिज्म में श्वेतांबर्स दो होते हैं ना, जैन में एक होते हैं दिगंबर्स, एक होते हैं श्वेतांबर। मेनली उसमें क्या किया जाता है, वो एक टाइप का डे होता है जिसमें वो सबको माफ़ करते हैं और दूसरों से माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, जो भी उन्होंने गलत काम किए हैं, मतलब अगर आपने नॉर्मल किए तो भगवान से माफ़ी मांगेंगे, जिससे भी गलती है की है वो उससे माफ़ी मांगेंगे, और मतलब बस यही है, और दूसरों को माफ़ कर देंगे, जो भी उनके मन में गिला शिकवा है उसको माफ़ कर देंगे। ठीक है, तो जैन्स ऑन दिस डे फॉरगिव एंड सीक फॉरगिवनेस फॉर देयर मिस्टेक्स, जो भी उन्होंने कमिट किए हैं नोइंगली और अननोइंगली फ्रॉम ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसको बोलते हैं संवत्सारी। और दिगंबर्स में ऐसे ही दिन को क्या नाम से पुकारा जाता है? जजमेंट डे को, मतलब फॉरगिवनेस डे को किस नाम से जाना जाता है? उसको बोला जाता है KSHAMA, कश्मवाणी। क्या बोला जाता है? कश्मवाणी। ठीक है, उसमें कश्मवाणी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना ये श्वेतांबर में होती है और ये दिगंबर्स में होती है। इट इज़ प्रैक्टिस ऑफ श्वेतांबर, बिल्कुल। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया? बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। नुखाई जूहर के बारे में बताना। देखो नुखाई जूहर बोल रखे हैं, सबसे पहले गोवा और केरला में मनाया जाता है, तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे इन एरियाज में मनाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई। सेकंड है ये एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जो मेनली न्यू राइस की जो सीजन आता है उसको वेलकम करने के लिए आता है। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, ये उसी को आता है। इसी को नुखाई भेद खात भी बोलते हैं, भेद खात है भी इसको बोलते हैं। ठीक है, नुखाई भेद खात भी इसको बोलते हैं। तो ये दो नामों से जाना जाता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 74, कहाँ पे मनाया जाता है? तो आंसर हो गया बी। ठीक है, 74 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 75 पे हमें बताना है फेमस गुफ गनार्थम जो है चैरियट ऑफ विजडम किसने लिखी है? तो याद रखना इसमें से किसी ने नहीं लिखी, एक तमिल पोएट थे जिन्होंने इसको लिखा है, उनका नाम था क्या? सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्य भारती ने इसको लिखा है। ठीक है, सुब्रमण्यम भारती ने इनको लिखा है। ये एक तमिल के पोएट थे जिनको महाकवि भी बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, जैसे कन्नम पट्टू, सुदेशा गीतायल, पंचुली सबतम, ऐसी बहुत सारी टाइप्स की इन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। तो सुब्रमण्यम भारती ने इसको लिखा, तो इनमें से किसी ने इसको लिखा। गनार्थम। ठीक है, गनार्थम, ऐसी कई सारी
किताबें इन्होंने लिखी हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 75 आंसर हो जाता है डी। ठीक है, तो इसी नोट पे आज का ये लेक्चर हमारा खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।